जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सम यूनिवर्सल लॉ जो बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है और ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं, जो यूनिट थर्ड कर रहे हैं, इसमें हम लोग आज का जो टॉपिक लिए हैं उसका नाम है एंट्रोपी एंड द प्रोबेबिलिटी बोल्ट्जमैन रिलेशन। बेटे, हमने इससे पहले जो लेक्चर किया यानी कि लेक्चर नंबर 15, उसमें हमने ये बताया कि बीटा पैरामीटर क्या होता है। और बीटा पैरामीटर में हमने बताया कि बीटा पैरामीटर जो बी होता है वो 1/kBT होता है, जहाँ पर जो kB है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इस लेक्चर से पहले भी मैंने बेटा एक लेक्चर किया और वो लेक्चर नंबर 14 है, जिसका नाम है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू सिस्टम इन थर्मल कॉन्टैक्ट चैप्टर, और लेक्चर नंबर 14 है। एक सेपरेट कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट है सम यूनिवर्सल लॉ का, और ये उसी पर फिजिक्स टाइम यूट्यूब चैनल पर जाकर और लेक्चर नंबर 14 ये आप देख सकते हैं। उस लेक्चर में हमने क्या पता लगाया? उस लेक्चर में हमें ये पता चला कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उसकी एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी दोनों मैक्सिमम हो जाती हैं। बेटे, लेक्चर नंबर 14 में यही पता चला कि कोई भी सिस्टम जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है उसकी एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इन दोनों कंडीशन को देखने के बाद 1896 में बोल्ट्जमैन सर ने ये सोचा कि ये दोनों कंडीशन अगर मैक्सिमम हो जाते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, किसी सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर ये दोनों कंडीशन मैक्सिमम होती हैं तो जरूर इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा। और फिर बोल्ट्जमैन सर ने इन दोनों में रिलेशन निकालने पर जुट गए और उन्होंने क्या देखा। सबसे पहले जो उन्होंने अपनी एक सिंपल आइडिया लिया, उस सिंपल आइडिया में क्या देखा कि इक्विलिब्रियम स्टेट में, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, उस इक्विलिब्रियम स्टेट में किसी सिस्टम की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में किसी सिस्टम की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में किसी सिस्टम की जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ये मैक्सिमम होती है, इसे अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिकली, तो थर्मोडायनेमिकली अगर हम बात करते हैं तो हमें यह कहना पड़ेगा कि सिस्टम जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है उस सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। ध्यान से सुनना इस बात को बेटे, थोड़ा सा इसमें मतलब हर एक पॉइंट के बाद जो भी पॉइंट आता है उसमें सब में फिजिक्स है और बहुत तगड़ी फिजिक्स इन्वॉल्व है इसमें, तो ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर नंबर 14 में हमने क्या किया, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू सिस्टम इन थर्मल कॉन्टैक्ट में क्या सीखा कि दो सिस्टम जब कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं तो उनकी दो कंडीशन होती है, एक तो उनकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है और दूसरा उनकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। बेटे, आपको यह भी पता होना चाहिए कि एंट्रोपी क्या होता है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मैं आपको बता दें एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज द मेजर ऑफ द मॉलिक्यूल डिसऑर्डरनेस। और यू नो वेरी वेल, आप एलिमेंट्री क्लास में 10+2 में और इन सब क्लास में आप पढ़कर आए हैं, फिजिक्स में केमिस्ट्री में चारों ओर पढ़कर आए हैं आपकी भैया क्या होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस है, डिसऑर्डर्ड है, समझ रहे हैं ना। तो एंट्रोपी यही है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज द मेजर ऑफ इट्स द मॉलिक्यूल डिसऑर्डर। और अगर थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी नहीं जानते हैं तो वो क्या है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट प्रेजेंट इन माइक्रोस्टेट। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इज द ओम इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन माइक्रोस्टेट। एक माइक्रोस्टेट में कितने माइक्रोस्टेट प्रेजेंट है उसी को हम थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो लेक्चर नंबर 14 जो है ना, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू सिस्टम इन थर्मल कॉन्टैक्ट, उसमें क्या पाए हम लोग? फिर से हम एक बार इसको याद दिलवा देते हैं। क्या पाए आप उसमें? आपको ये मिला कि कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई भी सिस्टम, उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो रही है और एंट्रोपी भी मैक्सिमम हो रही है।
इसी बात को बस 1896 बोल्ट्जमैन सर ने अपने दिमाग में रखा कि अगर ये दोनों मैक्सिमम होते हैं तभी हमें किसी सिस्टम की इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है, तो जरूर इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा। और इसी रिलेशन को ढूंढने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपना एक सिंपल आइडिया यूज किया और उन्होंने कहा कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई भी सिस्टम है, या कह सकते हैं सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, तो उन्होंने थर्मोडायनेमिकली क्या कहा कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में बॉडी है तो उसकी एंट्रोपी भी मैक्सिमम होगी, और ये हम लेक्चर नंबर 14 में प्रूव भी कर चुके हैं कि उसकी एंट्रोपी भी मैक्सिमम होगी। और अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, तो उस सिस्टम के अंदर तब तक चेंज होता रहेगा जब तक कि उस सिस्टम की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की स्थिति ना आ जाए, या तब तक कि उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती रहेगी या चेंजेज होता रहेगा, उसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस होता रहेगा जब तक कि एंट्रोपी मैक्सिमम ना हो जाए। कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है तो सिस्टम के अंदर तब तक चेंजेज होते रहते हैं जब तक कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में ना पहुंच जाए, अर्थात उस सिस्टम के अंदर एंट्रोपी कंटिन्यू चेंज होती होगी और उस सिस्टम की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन जब अचीव हो जाएगा तो वही जो अनस्टेबल या कह सकते हैं कि जो अनइक्विलिब्रियम स्टेट की सिस्टम थी वही अब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी जब उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और मैक्सिमम एंट्रोपी हो जाएगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और यही बात कि अगर कोई सिस्टम अनइक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है तो उस सिस्टम के अंदर तब तक चेंज होता रहता है जब तक कि उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम ना हो जाए या उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ना हो जाए, तब तक चेंज होता रहता है। यही बात बोल्ट्जमैन सर को कहीं ना कहीं मदद करती है कि जरूर एंट्रोपी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी से कहीं ना कहीं रिलेशन बनाता है। यही बात, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भैया कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है तो तब तक उसके अंदर चेंजिंग होता रहेगा जब तक कि उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम ना हो जाए या उसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ना हो जाए। तो अगर ये दोनों मैक्सिमम होने पर ही कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन में है, क्योंकि ये दोनों जब मैक्सिमम हो रहे हैं तभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो पा रही है। इसका मतलब यही तो हुआ भैया। तो अगर यही हुआ तो हम ये भी तो जानते हैं थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स में ये भी तो जानते हैं कि एंट्रोपी एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है। एंट्रोपी एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है? अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी, according to thermodynamics एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटे। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज रिलेटेड with temperature by the relation कौन सा रिलेशन है? रिलेशन है डेल एस इज इक्वल टू डेल ई अपान, या हम ऐसे कह सकते हैं डेल एस अपान डेल ई कर लेते हैं। डेल ई इज इक्वल टू 1/T। ये रिलेशन सबको पता होगा कि एंट्रोपी टेम्परेचर के साथ इस तरीके से रिलेशन में है, डेल एस अपान डेल ई इज इक्वल टू 1/T। लेकिन एक चीज हम और तो भी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्या जानते हैं आप जानते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कि के बी ऐसे नहीं, एस इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1 अपान के बी टी। और आपको यहां पर मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, या इसके इक्वल टू भी तो आए। एक आप इक्वेशन जानते हैं, क्या जानते हैं? डेल अपान डेल ई के लॉग ओम, ये भी तो आप जानते हैं। और हमें यहां पर अब बताने की जरूरत नहीं है
कि के बी क्या है, टी क्या है, बीटा क्या है, क्योंकि इससे पहले भी हम लेक्चर में कर चुके हैं। अच्छा बता ही देते हैं, बीटा बीटा पैरामीटर है, और के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। और यहाँ पर जो ये लॉग ओमेगा है, ये ओमेगा में ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है, और ये एनर्जी है, और के कांस्टेंट है यहाँ पर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमको मिल गया। और इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दो को थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर और आप चेंजिंग कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं आप, इसे क्वेश्चन नंबर 2 मत मानिए अभी। और क्या चेंजिंग कर सकते हैं कि बीटा और के बी इज इक्वल टू 1/t, और क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल ई और के लॉग ओम, ये लिख सकते हैं आप। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए बेटे, इसको मानिए आप। अब आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बेटे 1/t इक्वल टू क्या है, बीटा के बी, यही तो है। और 1/t इक्वल टू क्या है, डेल कितना है, डेल एस अपॉन डेल ई भी है, और कितना है, डेल अपॉन डेल ई और के लॉग ओमेगा भी तो है। मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना इस इक्वेशन को, ऐसा तो लिख सकता हूं ना। अरे भाई आप चाहें तो 1/t और यहाँ पर 1/t को हटा दें, और आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि डेल एस अपॉन डेल ई, डेल एस अपॉन डेल ई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल ई और के लॉग ओमेगा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप इन दोनों इक्वेशन से। इस इक्वेशन से देखो, यहाँ से देखो आप, ये इसको यहाँ से देख लो आप, 1/t इक्वल टू डेल अपॉन डेल ई के लॉग ओमेगा, और यहाँ से देखो 1/t इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल ई। तो इक्वेशन 1 और 2 से ऐसा भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इस वाली इक्वेशन का हमें काम नहीं है, तो इसको मैं मिटा ही देता हूं। हमें इसी इक्वेशन का काम है, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, इसको रहने दो, इसका हमें काम भी नहीं है अभी। और आप ध्यान से देखिए, डेल ई से डेल ई हो गया कैंसिल, एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, के लॉग ओमेगा मिलेगा। क्या मिलेगा बेटे हमको, के लॉग ओमेगा मिलेगा। इसे क्वेश्चन नंबर हम 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 4 हो पाएगा, क्या है ये इक्वेशन नंबर, ऐसे ही मानते चले इक्वेशन नंबर ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसे कोई क्वेश्चन ना मानिए, इसी को इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए बस। ज्यादा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कम से कम कोशिश करेंगे क्वेश्चन बनाए, और इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम इस वाली लाइन को मिटा भी देते हैं, क्योंकि इसमें तो नहीं है जरूरत। अब फिर से ध्यान से देख लो बेटे कि हमें क्या पता है, थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन डेल एस अपॉन डेल ई 1/t, क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया हमने। और बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये भी याद रखना बेटे, हम ये करली वाला मानिएगा, और बीटा इज इक्वल टू के बी टी और डेल अपॉन डेल ई, और ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का रिलेशन है। ये बीटा पैरामीटर लेक्चर नंबर 15 में हमने इसको करवाया है बेटे, हमने करवाया, लगभग 1 घंटे के लगभग का लेक्चर है, आप देखेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से ये हमने प्रूव करवाया है, A to Z एक लाइन की मीनिंग समझाकर। तो यहां से इसको हमने थोड़ा सा और चेंज किया, और बीटा के पास के बी को ले लिया और 1/t हो गया। और हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ये भी जानते हैं कि ये जो बीटा पैरामीटर होता है इसके इक्वल भी होता है, तो उसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिखने की कोशिश की, और फिर यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इस वाले क्वेश्चन में 1/t इसके इक्वल है, और 1/t इसमें से इसके इक्वल है, दोनों को हम इक्वेट कर दिए, तो हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिल गया, डेल एस अपॉन डेल ई, डेल अपॉन डेल ई और के लॉग ओमेगा। और यहाँ से हमको ये कैंसिल हो गया, दिख रहा है, तो एस इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा। कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ द एंट्रोपी। क्या कंक्लूजन निकल कर आया, कंक्लूजन ये निकल कर आया क्वेश्चन नंबर 3 से कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एंट्रोपी। और आप जान भी रहे हैं कि ओमेगा जहां पर क्या है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है बेटे, और एस क्या है, एंट्रोपी है। तो आप ये बात भी लिख सकते हैं यहां पर कि दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन, this is required relation between entropy and probability।
एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। यही रिक्वायर्ड रिलेशन है एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में, एंड इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल, एंड इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन और रिलेशन फॉर एंट्रोपी, यही है यहां पर। यहां तक बोल्ट्जमैन सर ने अपना एक बोल्ट्जमैन सर का जो ये पूरा का पूरा प्रूवमेंट है, जो 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 बोल्ट्जमैन सर ने बताया कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, उसका यहाँ तक एक ओवरव्यू है। इस तरीके से उन्होंने सोचा और सोचकर ये रिलेशन दिया। लेकिन इस रिलेशन को हमको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करना है। स्टैंडर्ड का मेरे मतलब ये नहीं कि हम इसमें थोड़ा सा चेंज वेंज करेंगे, नहीं, प्रूव करना है। कहने का मतलब कैसे उनके दिमाग में ये सारे अप्रोच आए होंगे, उस बात पर हम चलते हैं और उसको प्रूव करते हैं कि कैसे ये प्रूव हुआ है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम ये देखें कि यहाँ पर S क्या है, वो एंट्रोपी है, और ओमेगा क्या है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ से पता चल पा रहा है कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एंट्रोपी। ये तो पता चल पा रहा है, कंफर्म है, ये पता चल गया। चाहो तो आप इसको एक लाइन में लिख भी लो कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एंट्रोपी। चाहो तो इसको एक लाइन में आप लिख भी सकते हो। लेकिन इस जो ये फंक्शन आया, अभी जो हम फंक्शन के तौर पर लिखेंगे, इस फंक्शन का अगर नेचर आपको कैलकुलेट करना हो तो हाउ टू कैलकुलेट द नेचर ऑफ दिस फंक्शन। अगर आपको इस फंक्शन का नेचर पता चल जाए तो इसको प्रूव करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको तो ये पता चल गया, ओवरव्यू लेकर ये पता चल गया कि इसका कुछ इस तरीके से रिलेशन बनेगा। लेकिन इस फंक्शन को प्रूव करने के लिए इसका नेचर भी तो पता होना चाहिए। तो हम वही पता करने चलते हैं अब कि क्या होगा इसका। ये मैं मिटा दे रहा हूं इधर का। इक्वेशन प्रॉपर डालते जाइएगा आप। यहां इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, एज एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिकल probability have their maximum value in equilibrium position। ये सबको पता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब कभी भी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी मैक्सिमम होती है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाता है। किसी सिस्टम का इक्विलिब्रियम कंडीशन कब अचीव होता है, व्हेन द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम एज वेल एज एंट्रोपी मैक्सिमम। तो हमें अचीव क्या हो जाता है कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है। और अगर इक्विलिब्रियम स्टेट की स्थिति में हम कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें मैक्सिमम होनी चाहिए। अर्थात मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन रखते हैं, और हम उसी बात पर चल रहे हैं कि हमें उसको प्रूव करना है कि जिस तरीके से रिलेशन है वो रिलेशन क्या है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर वो लाइन लिखनी पड़ेगी जो यहां पर आ गया है। क्या है वो लाइन, क्या है वो लाइन? तो बोल्ट्जमैन कंक्लूडेड फ्रॉम
from this that entropy is देखो मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहीं पर बोल्ट्जमैन का अप्रोच आता है यहाँ पर, और फिर यहीं पर बोल दिया जाता है कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, और बुक वाले फिर आगे की जो टॉपिक को देते हैं उसको लिख देते हैं कि अब यहाँ आगे से एलिटर लिखा हुआ होता है। एलिटर मतलब होता है अदरवाइज, एलिटर मतलब होता है, सिनोनिम्स बता रहा हूँ, अदरवाइज मतलब अब इसके अलावा आप क्या इसमें कैसे आप अपना अप्रोच बढ़ा सकते हैं। तो बोल्ट्जमैन सर ने क्या देखा कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी के मैक्सिमम होने से किसी सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लिया जाता है, जो उसकी पोजीशन या स्थिति में आ जाती है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन की स्थिति में आ जाती है, दोनों जब मैक्सिमम होता है तो बोल्ट्जमैन ने क्या कंक्लूड किया कि फ्रॉम दिस दैट द एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला उन्होंने कि एंट्रोपी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की क्या हो जाती है, फंक्शन हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि हम इस वाले इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसे कोई इक्वेशन मान ले, इक्वेशन नंबर हम इसको 4 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 मान ले रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा कि हमने इसको क्या माना, S इज इक्वल टू लॉग K लॉग ओमेगा को हमने ये माना कि, माना क्या, ये हमें दिख भी रहा है कि थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, ये हमको दिख रहा है। और अगर एंट्रोपी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं तो हमें इस फंक्शन का नेचर भी तो पता होना चाहिए। भाई इस फंक्शन का अगर नेचर नहीं पता होगा तो हम कैसे लिख पा रहे हैं इसको, हमें नेचर पता होना चाहिए ना, कि तभी तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे। तो फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ दिस फंक्शन, अगर हम इस फंक्शन के नेचर को फाइंड करने चलें तो हमें 2 कंप्लीट इंडिपेंडेंट सिस्टम मानना पड़ेगा। 2 कंप्लीट इंडिपेंडेंट सिस्टम मानना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं कि वो सिस्टम ए है और सिस्टम बी है, और अगर उस सिस्टम ए और बी की एंट्रोपी को माने तो E1 और E2 ले लें। हम यहां मान कर चलते हैं, मान लेते हैं कि 2 कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सिस्टम है, और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सिस्टम का मतलब उनका एक दूसरे से कोई भी शेयरिंग केयरिंग नहीं चल रहा है। तो अगर हम ये सिस्टम का नाम ए देते हैं, इस सिस्टम का नाम बी देते हैं, और इसकी एंट्रोपी का नाम E1 देते हैं, और इसकी एंट्रोपी का नाम E2 दे देते हैं, इसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ओमेगा 1 है और इसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ओमेगा 2 है। तो अगर मैं सिस्टम A1 की एंट्रोपी लिख लिया, उसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी लिख ली, उस दूसरे वाले की एंट्रोपी और दूसरे वाले की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी लिख ली है, तो यहाँ पर एक चीज और करना होगा हमें। हाँ, एंट्रोपी को E से लिख रहे हैं, एंट्रोपी को S1 से लिख रहे हैं, S1 और S2। तो अगर मेरे पास ये 2 कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सिस्टम है और दोनों की एंट्रोपी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी हमने लिख ली, तो अलग अलग सिस्टम का एंट्रोपी एक्चुअल में है क्या चीज, एंट्रोपी एक एडिटिव नेचर की फिजिकल क्वांटिटी है। एडिटिव का मतलब ये होगा कि अगर हम 2 कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सिस्टम की एंट्रोपी कभी भी कंबाइन निकालें तो हम इंडिविजुअल सिस्टम की एंट्रोपी के सम के इक्वल पाएंगे नेट एंट्रोपी। नेट एंट्रोपी कैसा मिलेगा हमको, 2 इंडिविजुअल या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल जितने भी सिस्टम है उन सब की एंट्रोपी का सम कैसे मिलेगा हमको, नेट एंट्रोपी के बराबर मिलता है। क्यों ऐसा मिलता है, बिकॉज ऑफ एंट्रोपी इज द एडिटिव इन नेचर। वो नेचर में कैसा होता है, एडिटिव होता है। इस बात को हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख भी लेंगे तो ज्यादा हमें लगता है कि सही रहेगा। तो यहां पर फॉर फाइंड आउट द नेचर ऑफ द फंक्शन, यहां पर लिख लेते हैं इस चीज को, फॉर द फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सिस्टम, नेचर ऑफ द सिस्टम, हम सिस्टम का क्या कैलकुलेट करने चल रहे हैं, नेचर कैलकुलेट करने चल रहे हैं। और जब सिस्टम का नेचर कैलकुलेट करने चल रहे हैं तो हमें कंप्लीटली 2
इंडिपेंडेंट सिस्टम चाहिए, हम वही सारी जो आपको समझाए वही सारी बातें यहाँ लिखने भी चल रहे हैं। let us consider two completely independent system. Us consider let us consider two completely independent system A and B and their entropy are S1 and S2। ए बी जो दोनों सिस्टम है उनकी एंट्रोपी S1 एंड S2 है। सिंस एंट्रोपी इज एन extensive और additive इन नेचर, या कह सकते हैं कि एडिटिव क्वांटिटी। एंट्रोपी क्या होती है? एक्सटेंसिव और द एडिटिव क्वांटिटी होती है। इट मीन्स दैट आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नेट एंट्रोपी जो होगी वो S1 प्लस S2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये यहां पर हो गया द एंट्रोपी S ऑफ द टू सिस्टम, the entropy S of the two system together must be equal to the sum of their सेपरेट एंट्रोपीज। जो आपको समझाया है वही हमने लिखा भी है कि क्या चीज होता है, ये क्या होता है ये हमने आपको बता भी दिया है। ये हमने बता दिया है आपको कि दो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सिस्टम लिया ए और बी, उनकी एंट्रोपी हमने मानी S1 और S2 और उनका थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी हमने मानी ω1 ω2 और उन दोनों सिस्टम का अब हमको क्या निकालना है? एंट्रोपी, नेट एंट्रोपी S निकालना है। और हमको पता है कि एंट्रोपी जो होता है वो एक्सटेंसिव या एडिटिव क्वांटिटी होती है, या हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली चाहे जितने भी इंडिपेंडेंट सिस्टम हो, अगर हम उनकी एंट्रोपी नेट निकाल रहे हैं तो वो इंडिविजुअल जितने भी सिस्टम है उन सब की एंट्रोपी का सम जो होता है वो नेट एंट्रोपी दे देता है। हम ये कह सकते हैं कि ए और बी सिस्टम की जो नेट एंट्रोपी है वो S1 प्लस S2 के इक्वल हो जाएगा। S1 प्लस S2 की क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा बेटे। और एक चीज मैं बता दें आपको कि यहां पर हमने ये कह दिया आपसे कि इसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ω1 है और इसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ω2 है। और हमने ये भी तो आपसे बता दिया कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ω1। आप यहां पर इस वाले सिस्टम की एंट्रोपी निकालें तो कितना निकालेंगे? S1 इज इक्वल टू F ω1। इस वाले सिस्टम की एंट्रोपी निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? S2 इज इक्वल टू F और ω2, यही तो निकालेंगे आप। और अगर उस पूरे सिस्टम की कंबाइंड एंट्रोपी निकालेंगे जो कि एक कंपोजिट इवेंट है, तो उसका अगर आप निकालते हैं एंट्रोपी तो क्या निकालते हैं आप? एंट्रोपी S इज इक्वल टू F और ω1 ω2, ये आप कंबाइंड पूरे सिस्टम के एंट्रोपी निकालेंगे। और जो यहाँ पर जो कंपोजिट इवेंट हो रहा है उसकी अगर प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या निकालेंगे? ω1 और ω2 का। ये हमारा कंपोजिट इवेंट होने की वजह से उस दोनों सिस्टम की नेट थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जो नेट थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो यहां पर इस तरीके से मिलेगा हमें। और ये जो ω1 और ω2 है ना, ω1 और ω2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F और ω, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको।
जो कि ओमेगा जो है ना वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बराबर है। फिर से समझ लें इस बात को कि हमने इसको कैसे लिखा है। हमने इसको कैसे लिख दिया है, यहां पर देखें ध्यान से। ये हमने एडिटिव नेचर का होता है या एक्सटेंसिव नेचर का होता है, ये क्या बोलते हैं एंट्रोपी। इसलिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं उन दोनों कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सिस्टम की एंट्रोपी। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ लिया कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। तो अगर इस वाली सिस्टम की एंट्रोपी निकालें फंक्शन के फॉर्म में तो ये आ जाएगा, इस वाली सिस्टम का निकालें तो ये आ जाएगा। और दोनों सिस्टम का हमने क्या किया है, कंबाइंड एंट्रोपी निकाला है। और अगर इसी सिस्टम की कंबाइंड एंट्रोपी को हम थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के फंक्शन के रूप में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहां पर भी हम इसको क्या मानकर चलते हैं, यहां पर हमें इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लिए हैं। आप इसको ऐसा करिए, इक्वेशन नंबर कहां तक हुआ है, ये इससे इक्वेशन नंबर ये 4 हुआ, ये 5 कर लेना आप, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और फिर आपका ये हो जाएगा 9। यहां तक 9 इक्वेशन हो जाएगा। हर एक मैंने बोला ना कि हर एक लाइन यहाँ पर इक्वेशन बनेगा। और इक्वेशन बनाना हमें कोई कंपलसरी नहीं है, बना इसलिए लेते हैं कि समझने में थोड़ा सा आसान पड़ेगा, हमें बार बार वो लैंग्वेज नहीं लिखना पड़ेगा, बस फ्रॉम इक्वेशन 8 9 7 कहने पर भी काम चल जाएगा इस तरीके से। अब आपको S1 S2 और S की वैल्यू मिल गई, इसे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, इस वैल्यू को S1 S2 और S की वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। दीज वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में S की जगह पर क्या रखेंगे बेटा, F ओमेगा, और इसकी जगह पर क्या रखेंगे, F ओमेगा 1 प्लस इसकी जगह पर क्या रखेंगे, F ओमेगा 2। क्या रखेंगे, F ओमेगा 2। और आप देख रहे हैं ओमेगा की जो वैल्यू है ना वो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 है। कंपोजिट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इसी तरीके से कैलकुलेट होता है। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 और F ओमेगा 1 और प्लस F ओमेगा 2, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। इसे हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा, इक्वेशन नंबर ये 10 आ जाएगा। और इस इक्वेशन को हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग partially the above equation with respect to omega 1 and omega 2 we will get। अब हम यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और मुझे जगह भी चाहिए तो मैं इसको मिटाऊंगा, इधर मिटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे। ये इक्वेशन सारा नोट करते चलिएगा आप, क्योंकि मुझे जगह के लिए मिटाना भी पड़ रहा है। चलो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में। बेटे अगर ओमेगा 1 के फर्स्टली ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में हम करते हैं, फर्स्टली ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में हम करें तो ओमेगा 2 कांस्टेंट हो गया, उसके लिए ओमेगा 2 कांस्टेंट होगा तो ओमेगा 2 तो बाहर रहेगा, और डिफरेंशिएट होगा तो f जो होगा वो f डैश में चेंज हो जाएगा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हो जाएगा। और यहां पर इस इक्वेशन को ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो f डैश ओमेगा 1 तो रहेगा, लेकिन दूसरा वाला फंक्शन ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 मिल जाएगी हमको। और ओमेगा 2 f डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू f डैश और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ओमेगा 1, ये इक्वेशन नंबर 10 के बाद 11 हो जाएगा।
अगेन कह सकते हैं कि ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में अब हम करेंगे, यहां पर लिख ही दिए हैं लैंग्वेज, तो ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा तो ओमेगा 1 मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ओमेगा 1 कांस्टेंट हो जाएगा, तो ओमेगा 1 और एफ डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2 और इक्वल टू, अब देखिए अब यहाँ पर ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ओमेगा 1 उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट की का डिफरेंशिएशन जीरो होता है बेटा। इसका क्या हो जाएगा कि एफ डैश और ओमेगा 2 हो जाएगा, और दिस इक्वेशन वी विल राइट हेयर, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू एफ डैश ओमेगा 2 ये हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 12 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 11 और 12 को बेटा डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 11 एंड 12, 11 और 12 को डिवाइड करने पर, अच्छा डिवाइड कर देते हैं, मैं इधर रिजल्ट लिखने वाला था, चलो डिवाइड करके भी दिखा देते हैं। तो ओमेगा 2 एफ डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2 एफ डैश ओमेगा 1 ये मिलेगा आपको, इसके अपान में ये वाला ओमेगा 1 और एफ डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2 और एफ डैश ओमेगा 2 हो जाएगा। बेटे ध्यान से देखना, ये पूरा हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या हमको ओमेगा 2 ओमेगा 1 एफ डैश ओमेगा 1 और एफ डैश ओमेगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए इनका, उधर में क्रॉस मल्टीप्लाई करा ही लेते हैं पहले, तो ओमेगा 2 एफ डैश ओमेगा 2 एफ डैश ओमेगा 1 और यहां पर ओमेगा 1 भी रहेगा, ओमेगा 1। अब आप देखेंगे कि अगर यहां ओमेगा 3 का भी फंक्शन आ जाता ना, तो फिर ऐसे ही आ जाता ओमेगा 3 एफ डैश ओमेगा 3, अगर 4 का फंक्शन आता तो ऐसे ओमेगा 4 एफ 4 ओमेगा 4, जितने भी स्टेट होते वो सब के सब आ जाते, लेकिन वो सारी स्टेट है नहीं। इसका मतलब ये जो फंक्शन आया ना वो क्या है, एक कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है बेटे, ये मैं कांस्टेंट लिख दे रहा हूं, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट है ये। अगर ये एक कांस्टेंट है तो इसका जनरलाइज इक्वेशन क्या होगा, ये एक कांस्टेंट है तो इसका जनरलाइज इक्वेशन क्या होगा, मैं इसको जनरलाइज इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखूं, अच्छा मैं इसको जनरलाइज ना करूं, ऐसे ही पहले देख लें कि ओमेगा 2 एफ डैश और ओमेगा 2 इज इक्वल टू, इसको के कर दूं, क्या कर दूं, के मिटाना पड़ेगा, जगह कम है मेरे पास, तो ये आप लिख लिए होंगे आई होप। देखो अब आप क्या करोगे बेटा, यहां से देखना, यहां से आपने कर लिया है, क्या देखा आपने कि ओमेगा 2 एफ डैश और ओमेगा 2 इंटू के आया, और यहीं पर इस वाले स्टेप को भी ले लें 1 वाले को, तो ओमेगा 1 एफ डैश ओमेगा 1 आर इक्वल टू के। आप इसको क्या करो, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करो, थोड़ा सा और स्टेप बढ़ाओ, और एफ डैश ओमेगा 2 यहां पर नीचे लिखते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, एफ डैश ओमेगा 2 इज इक्वल टू के अपान क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 आ जाएगा। अब इस वाले स्टेप को लिखेंगे, जो ओमेगा 1 एफ डैश और ओमेगा 1 इक्वल टू के, और एफ डैश ओमेगा 1 इज इक्वल टू के अपान ओमेगा 1। यहां पर ये भी हमको इक्वेशन के तौर पर मिल गए, आगे जितना नंबर इक्वेशन था बनाना हो तो बना लीजिए आप। तो ये इक्वेशन नंबर मैं भूल गया हूं, मैं अपनी बुक से ही देखकर, तो चाहे तो आप इक्वेशन, चलो छोड़ो इक्वेशन में मत बनाओ, आप इसको क्या करो, यहां पर इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो ऑन इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन वी विल गेट हमको क्या मिलेगा बेटा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, और हाँ ये भी याद रखना है कि इसको ओमेगा 1 2 के रेस्पेक्ट में इसको ओमेगा 1, तो यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा हमें एफ डैश एफ हो जाएगा। देखो जो डिफरेंशिएशन होता है
उसमें उसका उल्टा हो जाता है इंटीग्रेशन। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमको f मिलेगा, और ये कितना मिलेगा हमको, ओमेगा 2 मिलेगा। और 1/ओमेगा 2 का 1/ओमेगा 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log ओमेगा 2 हो जाएगा, और के कांस्टेंट है तो ये आगे रहेगा, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लग जाएगा यहाँ पर। ये हमें इस तरीके से मिलेगा। इस वाले का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो कितना मिलेगा, f और ओमेगा 1, और क्या मिलेगा, k और log और ओमेगा 1 और प्लस c मिलेगा। आप देखेंगे कि यहाँ c जो है ना वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्या है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ऐसे अगर आप इस वाले स्टेप का निकालें तो ओमेगा 3 और कितना आ जाएगा, ओमेगा 3 f डैश ओमेगा 3 और इज इक्वल टू k और f डैश ओमेगा 3। ऐसे अगर स्टेप आता तो, आया नहीं मेरे में, मैं बस सिर्फ समझा रहा हूं कैसे होता। इसका इंटीग्रेशन करते तो f ओमेगा 3 और इक्वल टू k और log और ओमेगा 3 प्लस c आ जाता। ऐसे अगर आप लिखते f इक्वल टू ओमेगा 4 का तो k log ओमेगा 4 प्लस c ऐसे आ जाता। मतलब जितना भी टर्म ऐसे आता ना, ऐसे आता चला जाता। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा n और k log ओमेगा n प्लस c। और अगर आप इसका जनरलाइज इक्वेशन लिखना चाहें तो इन जनरल आप ऐसे कह सकते हैं, यहां पर ना लिखकर, मैं तो इसको समझा रहा था, चाहे आप इसको नोट करिएगा चाहे ना करिएगा। तो अगर आप इसको देखें तो इन जनरल क्या लिखेंगे आप, इन जनरल क्या लिखेंगे आप कि ये जो है ना ये किसके इक्वल हो गया है, ये किसके इक्वल हो गया है, ये इक्वल हो गया है f ओमेगा के इक्वल हो गया है और k log ओमेगा के इक्वल हो गया है। देखो आप, देख लो आप ध्यान से, f ओमेगा 2 f ओमेगा 1 k log ओमेगा 2 k log ओमेगा 1। तो आप इन जनरल क्या लिखेंगे, f ओमेगा और k log ओमेगा, यही तो लिखेंगे। और आप इससे पहले जानते हैं कि जो फंक्शन है वो ये थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, इसी को एंट्रोपी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि S इज इक्वल टू k log क्या आ गया, ओमेगा आ गया, और यहां पर प्लस c भी रहेगा, और c की वैल्यू हम आगे चलकर 0 कर देंगे अपने उससे अजम्पशन से। तो यहाँ मेरा जो इस लेक्चर का एम था, मैं एम पर आ रहा हूँ धीरे धीरे, क्या करना है क्या नहीं करना है। उधर का आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, तो उसको मिटाकर मेरे बेटे ये फिजिक्स है, और फिजिक्स में कहीं से भी सडन जादू नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे एक एक स्टेप करके उसको समझना होता है, तब जाके लास्ट का कंक्लूजन हमें समझ में आता है कि किस तरीके से चीजें चली और किस तरीके से हमको समझाया गया और ये कंप्लीट हुआ है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर जहां तक भी गए होंगे, इक्वेशन नंबर हम कुछ मान लेते हैं, आई थिंक 11 और 12 को डिवाइड किए थे तो 13, इक्वेशन नंबर 13 हो गया। इसकी हम फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, यही है, बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। यही है रिक्वायर्ड रिलेशन जो एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में है। Here k is the universal constant. Here k is universal constant. Universal constant known as Boltzmann constant. अभी तक इसका नाम नहीं पता था, आज हमको पता चल गया। Known as Boltzmann constant, नाम भी पता चल गया इसका, Boltzmann constant। while constant c is जो कांस्टेंट c आया है वो क्या चीज है, उसके लिए देखते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब आप जान गए होंगे कि केल्विन स्केल पर टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है, और वो टेम्परेचर की वैल्यू 0 है, T इक्वल टू कितना है, 0 है। और अगर T इक्वल टू 0 लेते हैं तो एंट्रोपी ds/dE
यहां से देख लेते हैं, जो डी एस अपान डी ई है और इक्वल टू कितना होता है 1/T। आप ध्यान से देख लें इस बात को, टेम्परेचर 0 ले लिया है हमने, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या ले लिया है 0 ले लिया है। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ टेम्परेचर 0 ले लिया है और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी में भी टेम्परेचर आ जाता है, तो यहीं से डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और ओमेगा की वैल्यू log 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, ये ओमेगा की वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा 1 होते ही क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिकल मैक्सिमम हो जाएगा, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और अब हम अगर इस वैल्यू, सारी वैल्यू को पुट करें इस इक्वेशन में, एस की वैल्यू 0 और यहां से हो जाएगा के लॉग ओमेगा की वैल्यू 1 और यहां से के लॉग ओमेगा की वैल्यू 1 और प्लस सी, तो सी की वैल्यू भी 0 आ गई क्योंकि लॉग 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये सी की वैल्यू 0 आ गई। और ये सी की वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा और प्लस 0 और एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, के लॉग ओमेगा आ जाएगा। यही हमको प्रूव करना था और ये क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज द प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम। यहां पर मैं कंक्लूजन भी लिख देता हूं, एंट्रोपी इज द, ऐसे नहीं लिखते हैं, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज proportional to the logarithm of probability of that system। ये कंक्लूजन भी आ गया, यही हमारा एम भी था, हमको प्रूव करना था यही कि S इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा, क्योंकि जब हमने प्रूव किया था लेक्चर नंबर 14 में बीटा पैरामीटर, तो उस बीटा पैरामीटर में हमने डायरेक्ट यूज किया था और हमने बताया था कि आगे हम आपको प्रूव करके बताएंगे। आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर सम यूनिवर्सल लॉ नामक जो ये प्लेलिस्ट है ना, इस पर जाके विजिट करेंगे तो आप देखेंगे हमने उस लेक्चर में बताया हुआ है कि आगे हम इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन हमने वहां डायरेक्ट यूज कर लिया था कि एस इज इक्वल टू लॉग ओमेगा होता है, मैंने वहां पर डायरेक्ट यूज कर लिया था। और आज हमने इस वाले लेक्चर में प्रूव कर दिया कि किस तरीके से एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।